भाजपा को छोड़ना और कांग्रेस को, जिसको आपने हमेशा एक प्रकार से एक अदावत के तौर पर लिया है कांग्रेस, उसको ज्वाइन कर लेना, इसको किस रूप में लेते हैं? सवाल ये है कि कोई व्यक्ति कहीं पर रहे, उसका सम्मान ना हो तो चलेगा, अगर अपमानित करेंगे तो वहाँ कैसे रह अब तक आदिवासियों के साथ में दमन किसने किया? अब तक आदिवासियों का उत्थान किसने किया? ये पृथ्वी जब तक रहेगा उनकी परिचर्चा, उनके जीवन वृत्त, उनके राजा के रूप में उनकी महत्व और उनकी भूमिका पर चर्चा होती रहेगी। देखिए, इंसान के जीवन में विज्ञान की काफ़ी अहम भूमिका रहती है, और अगर राजनीति में किसी ने विज्ञान पढ़ा हो और राजनीतिक वैज्ञानिक बन चुके हों तो उसके विज्ञान के अलग अलग चरण हो सकते हैं, और उनके पैरामीटर जो राजनीति के विषय में उनकी सोच है वो भी काफ़ी बेहतर हो सकती है। मेरे साथ में इसी प्रकार के एक राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक विज्ञान के धनी एक व्यक्ति, एक आदिवासी नेता हैं, अनंत कुमार साय साहब। पहले बीजेपी के साथ थे, अभी कांग्रेस के साथ हैं, तो राजनीतिक विषय पे भी बात होगी। इन्हें जो अभी दायित्व मिला है उन विषयों पे भी बातचीत। सर, बताएंगे कि आप बहुत समय तक भाजपा में रहे हैं, ये सवाल हालांकि बहुत से मीडिया वालों ने कई बार किया होगा आपसे, तो अभी आपको क्या लगता है कि भाजपा को छोड़ना और कांग्रेस को, जिसको आपने हमेशा एक प्रकार से एक अदावत के तौर पर लिया है कांग्रेस पार्टी को, जब भाजपा में रहे हैं, उसको ज्वाइन कर लेना, इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, कहीं भी आप रहें, हम तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी अभी भी हैं, सुंदर सिंह भंडारी, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन महामंत्री हुआ करते थे उस जमाने में, और बाद में ग्वालियर की महारानी श्रीमंत राजमाता सिंधिया जी वगैरह सबके साथ काम किया। कब जनसंघ से जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी, इस सारी यात्रा में मैं साथ रहा हूँ। लेकिन ऐसी स्थिति आई कि अब इस समय बहुत सगा स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि पुराने लोगों का बीजेपी में पता नहीं क्या है, मामला किनारे डाला जा रहा है। आपने ननकी राम जी का भी हाल सुना होगा, वो आए, वो मिलने नहीं दिया गया। ये सारी परिस्थितियाँ सर्वत्र विद्यमान हैं, और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के एक निश्चित उद्देश्य की जिस से बनाया गया था, और जनसंघ उसमें शामिल था बहुत पुराने समय में, और उसमें और भी बहुत सारे समाज के चिंतक लोग शामिल थे। वैल्यूज़ कहीं ख़त्म हुई है, जो राजनीतिक भाजपा में एक राजनीतिक पतन सा हुआ है, जो समर्पित लोग हैं। लेकिन जैसे कि विधानसभा में 3 बार, लोकसभा में 3 बार, अनुसूचित जनजाति आयोग में राष्ट्रीय पदाधिकारी के तौर पे, छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश में एक बड़ी दायित्व की जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारी आपको मिली है, और रायगढ़ के ज़िला अध्यक्ष रहे हैं। तो इतने सारे दायित्वों के बाद में ये कहना कैसे उचित होगा कि पार्टी ने पूछ परख नहीं की? नहीं, पूछ परख नहीं, ये बातें केवल पार्टी ने हमको दी, ऐसी बात नहीं थी। हमारे लल्लू राम को क्यों नहीं बनाया गया, हमको ही समय क्यों दिया गया? इसका अर्थ था कि पार्टी के लिए हम लोगों ने बड़े भारी काम किए, नई नई योजनाओं को मूर्त रूप दिया। सुदूर क्षेत्रों में पार्टी, एक ज़माने में हम जब बीजेपी में हुआ करते थे, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हारते कहाँ थे तो छत्तीसगढ़ से, पुराने रिकॉर्ड को देख लीजिएगा। इस प्रदेश को भी हम भाजपा के साथ जोड़े। सवाल ये है कि कोई व्यक्ति कहीं पर रहे, उसका सम्मान ना हो तो चलेगा, अगर अपमानित करेंगे तो वहाँ कैसे रह पाएगा? आपका अपमान, ये चीज़ समझना चाहते हैं लोग। जैसे अपमान एक शब्द है, उसके बहुत सारे गंभीर मतलब बोलना चाहिए कि उसके अंदर बहुत दूर तक जाया जा सकता है। तो अपमान किस तरह का अपमान? कई बार मैं बोल चुका हूँ, पता नहीं आप लोगों को जानकारी नहीं पहुँची। नहीं आई है जानकारी, हम सोच रहे हैं कि और कुछ परिष्कृत बातें आ जाएं। देखिए, हम लंबे समय से यहाँ छत्तीसगढ़ को, अभी भी हम चिंतित थे कि पार्टी को कैसे ठीक किया जाए। यहाँ जो भी पदाधिकारी बना दिए गए, उसके बाद में हम कोर ग्रुप में नहीं हैं, हम कोई और महत्वपूर्ण समिति में नहीं हैं, महत्वपूर्ण बैठकों से आपने बाहर कर दिया, केवल सामान्य सदस्य के बन के हम रहे। हम चर्चा करते रहे ऊपर नीचे और लोगों से भी बहुत भी, इससे पार्टी भी कमज़ोर हो रही है, और इसको मजबूत करना है। पिछली 15 साल की जो गवर्नमेंट थी, 18 के चुनाव में हम 15 सीट केवल लाए। इस पर चिंतन भी होना चाहिए। बहुत सारे विषयों को करते रहे, इस पर तो ध्यान नहीं दिया गया, और हम कोशिश करते रहे कि पार्टी को कैसे ठीक किया जाए। मेरी स्थिति, अवस्थिति का मामला महत्वपूर्ण नहीं है,
पार्टी ठीक होना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी जहाँ हमारी उपयोगिता चाहिए, योग्यता चाहिए, हमारे लिए कुछ काम होना चाहिए, हम कर सकें कि भाई पार्टी को ठीक कर रहे हैं, ये सारी बातें हमसे बाहर हो गई थी। और एक योजना ये भी बनी चाहिए कि 70 प्लस के बाद बहुत सारे जो हमारे पुराने लोग हैं उनको और शायद कोई भी दायित्व दिया जाएगा, ये संभव नहीं है, नए लोगों को अवसर आएगा। हमने कहा नए अवसर तो ठीक है, लेकिन अगर आप पुराने लोगों को लगोगे नहीं तो अनुभव कहाँ से लाओगे। आप आदिवासी नेता के तौर पे जाने जाते हैं और जशपुर में भी जिस तरह से जो राजा महाराजाओं का साम्राज्य रहा है उनको भी आदिवासी हितैषी माना जाता रहा है। जैसे जो जूदेव परिवार है वो उन्होंने आदिवासियों के लिए काफ़ी कुछ वहाँ से रहते हुए किया और बीजेपी में रहते हुए किया। आप भी जशपुर से हैं, क्या लगता है आपको कि आदिवासी आज किस पायदान पे खड़ा है? आदिवासियों के सोच के लिए, उनके उत्थान के लिए, विकास के लिए ये कौन सा दल है जो, अभी तो आप जुड़े हैं तो कांग्रेस की हो सकता है बातें कहें, लेकिन अब तक आदिवासियों के साथ में दमन किसने किया, अब तक आदिवासियों का उत्थान किसने किया? देखिए, हमारे साथ एक बात जो कही जाती है, मैं इसको ज़रा ठीक नहीं मानता कि हम आदिवासी नेता हैं। हम काम सबके लिए करते हैं, किसी को अग्रवाल नेता, ठाकुर नेता तो कहते नहीं हैं, केवल आदिवासियों को। हम सभी के लिए काम करते हैं। लेकिन जो प्रश्न आपका है कि जनजातीय समाज यहाँ का बाहुल्य है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन्हीं बातों को ध्यान रख करके इसको एक अलग स्टेट बनाए। और यहाँ पर जनजातियाँ तो अभी भी बहुत पीछे हैं, कोशिश हो रही है कि उनको ठीक किया जाए। खासकर प्रिमिटिव ट्राइब तो कहीं दूर दूर तक उनको कैसे बचाया जाएगा, ये बड़ा दिक्कत है। कोरवा, कमार, बिरहोर, पंडो, बैगा, ये जो प्रिमिटिव ट्राइब हैं जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, कहाँ दिख रहे हैं? निरंतर हम, एक ज़माने में हमारा जो जन्मदिन 1 जनवरी था, वो जन्मदिन हम इन्हीं लोगों के बीच में मनाया करते थे। अब समय भी कम है और उस समय कोशिश करते थे कि अब इस एजुकेशन में इनको योजना, कुछ अधिकारियों को बुला करके भी, जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर हुआ करता था, उनको बताया करता था। लेकिन अभी भी स्थितियाँ गंभीर हैं। इस समाज को खड़ा करने की ज़रूरत है, इस समाज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और इनके पास बहुत सारे हुनर भी हैं। क्या कांग्रेस वो विकल्प दे पा रही है? कांग्रेस कोशिश बहुत सारी बातों पर कर रही है। आपको ध्यान होगा कि 15 साल हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट रही। हमारी इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय हम उसी में थे, लेकिन हमने कभी कौशल्या जी को नहीं ध्यान दिया। ये राम वन गमन पथ है, यहाँ भगवान राम का वनवास, जिसको दंडकारण्य कहते हैं, ये हमारा बस्तर है। ईश्वर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। ये भगवान राम का मायका है, इसको देखा जा रहा है अभी जिस रूप में आप भी देख रहे होंगे। कोटवार और जो गरीब तबका है, मितानिन और कौन कौन काम करते हैं, उनको थोड़ा और सामर्थ्यवान बनाया जाए और अच्छा काम कर सकें, इसके लिए भी काम हो रही है। कौशल्या जी का जो मायका, कौशल्या जी का अपना मायका है, उस जगह को देखने गए हम, जहाँ पर उनका प्रतिमा है, बहुत सुंदर बना दिया गया है, जो हम लोग पहले जहाँ पर हम थे वहाँ से नहीं कर पाए थे। लेकिन जब आप बीजेपी में थे तो कपिल सिब्बल साहब ने ये जो याचिका लगाई थी राम जी के अस्तित्व को लेकर, उसके लिए भी जब बीजेपी के नेता उनके ऊपर खुलकर तीखे हमले करते थे कि जब जिस पार्टी ने अस्तित्व को एक तरह से अस्तित्व विहीन करके एक कोर्ट में याचिका तक लगा दी, तो आज उस राम जी की परवाह, उन राम जी की परवाह करने के लिए आज कांग्रेस को ये मजबूरी तो नहीं है कि हिंदुओं का वोट चाहिए? नहीं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन काम ठीक कर रहे हैं। वोट तो राजनीतिक दलों को चाहिए ही, लेकिन मैं समझता हूँ इन सारी बातों को, अब एक व्यक्ति उस पार्टी में जिसकी समझ नहीं रही हो या जो समझते हों, राम केवल एक राजकुमार या एक वो नहीं थे, एक राजा के रूप में। मैंने एक 2000 अभी जो प्रदेश की सरकार ने रामायण महोत्सव का कार्यक्रम किया था, उसमें हमने उस पर उसकी व्याख्या की है, जो भारी लाइकिंग में गया बहुत तरह से। इसलिए राम कोई काल्पनिक नहीं है, राम हमारे आदर्श हैं। राम ये पृथ्वी जब तक रहेगा, उनकी परिचर्चा, उनके जीवन वृत्त, उनके राजा के रूप में उनकी महत्व और उनकी भूमिका पर चर्चा होती रही। एक अंतिम सवाल है, जैसे कि बीजेपी में रहते हुए एक बार आपके यहाँ एक बैठक हुई थी जिसमें आदिवासी सीएम के विषय में आप लोगों ने बैठक ली थी और ये कोशिश की थी कि प्रदेश की जो कमान है वो आदिवासियों के हाथ में और आदिवासी मुखिया के तौर पे हो। अब इस बारे में क्या विचार है? ये तो हमेशा से रहा है, ये ट्राइबल स्टेट है, निर्णय करना पार्टी को है।
दल के ऊपर में निर्णय होगा, वो करेंगे तब होगा। ये तो ट्राइबल स्टेट है, इसको सब कुछ जानते हैं। एक अंतिम सवाल, आज के दौरे के बारे में बता दें बस। आज हम चूँकि औद्योगिक विकास निगम में हैं, यहाँ जो उद्योग चल रहे हैं वहाँ क्या स्थिति है और कौन कौन लोग हैं, रोजगार की दृष्टि से इसकी उपयोगिता हो रही है क्या, उद्योगों की स्थिति कहाँ है, कितना आगे बढ़ गया है और क्या क्या संभावनाएं हैं, ये सब बातों को देखें। तो ये नंद कुमार साय साहब थे। साफ तौर पर मैंने जब अपने शुरुआती इंट्रो में कहा कि राजनीति और राजनीति में वैज्ञानिक राजनीति, इन्होंने क्योंकि राजनीतिक शास्त्र से विज्ञान की पढ़ाई की है और एक समय में नायब तहसीलदार तक बन चुके थे और उन्होंने पद को त्याग कर राजनीति को स्वीकारा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बहुत सारे पद दिए, कई बार ये विधायक रहे, कई बार सांसद रहे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कई बार बड़े पदों पे, संगठनात्मक पदों पे इनको जवाबदारी दी गई। अनुसूचित जनजाति में भी इनको एक बड़ा पद दिया गया। उसके बावजूद इनका ये कहना है कि अब कहीं न कहीं जो पूछ परख है, जो एक घुटन हो रही थी इनको पार्टी में रहते हुए, वो हो रही थी और उसी वक्त कांग्रेस ने इनका दामन पकड़ लिया और इन्होंने कांग्रेस के साथ अपना एक गठजोड़ कर लिया। साफ तौर पर अभी कांग्रेस के लिए ये काफ़ी जो पहलू हैं ये वजनदार साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ टीएस बाबा, जिनसे एक कांग्रेस पार्टी की थोड़ी बहुत अदावत सी चल रही थी, वो भी जुड़ चुके हैं और ये भी जुड़ चुके हैं, नंद कुमार साय साहब भी जुड़ चुके हैं और जो बिखरे हुए लोग थे उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपने साथ में जोड़कर एक मजबूत स्थिति को पैदा करने की कोशिश की है। हालांकि इन स्थितियों का राजनीतिक परिवेश में कितना क्या कुछ असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। और अभी ये काफ़ी उत्साहित हैं और अभी ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति काफ़ी बेहतर है और कांग्रेस के लिए इनका समर्पण आप इनकी बातों में समझ पाए होंगे।